हाउस फिल्म निशित वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है ENG 520 का लेसन नंबर 12। आई होप सो आप लोगों को लेसन 11 तक अच्छे से समझ आई होगी। कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई भी मसला होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरा व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर कोई मसला होता है तो सब्जेक्ट के हवाले से तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ जो है लेक्चर समझाऊं, ताकि आपके माइंड में कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो बाकी ना रह जाए और आप लोगों की मिड टर्म की तैयारी अच्छी हो। तो लेसन स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेसन नंबर 12 देखिए, जो कि हमारे पास टॉपिक नंबर 40 से स्टार्ट होते हैं। एविडेंस ऑफ वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब सबसे पहले हमारे पास मीनिंग आते हैं कि हाउ वेल अ टेस्ट मेजर अप टू इट्स क्लेम। A test designing to measure depression must only measure that particular construct, not closely related ideas such as anxiety or stress. अब इसका मीनिंग ये है कि ये मीनिंग इसमें क्या है कि ये बात देखने के लिए होती है कि टेस्ट जो है वाकई वही चीज़ मेजर कर रहा है जो जिसका दावा किया गया था। मसलन अगर जो है वो डिप्रेशन, हमारे पास एक टेस्ट जो है वो डिप्रेशन को मेजर करने के लिए बनाया गया है, तो उसे जो है वो सिर्फ डिप्रेशन ही को नापना चाहिए, ठीक है, ना कि उसके जैसे जो है वो दूसरे कॉन्सेप्ट जैसे एंजाइटी या स्ट्रेस वगैरह को नहीं, बल्कि डिप्रेशन को ही उसको मेजर करें। यानी टेस्ट को जो है वो करेक्ट एक्यूरेट होना चाहिए और सिर्फ उसी चीज़ को जो है वो देखना चाहिए जिसके लिए वो बनाया गया है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर में देखें तो डेवलप अ टेस्ट फ्रेमवर्क। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि डेवलप अ टेस्ट फ्रेमवर्क में क्या गया है ना, यानी सबसे पहले जो है वो टेस्ट का एक स्ट्रक्चर या खाका तैयार करो कि ये टेस्ट जो है वो किस चीज़ के बारे में। उसके बाद क्या है कि हमारे पास डिफाइनिंग कंस्ट्रक्ट आती है कि आप ये तय करो कि टेस्ट किस जो है वो कंस्ट्रक्ट को मेजर करेगा। मिसाल के तौर पर डिप्रेशन जो है वो एक कंस्ट्रक्ट है। उसके बाद नंबर 2 आता है आइडेंटिफाइंग सब कंस्ट्रक्ट। फिर इस कंस्ट्रक्ट के छोटे हिस्से ये सब कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको पहचानो। मसलन डिप्रेशन के सब कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं लो एनर्जी, लॉस ऑफ इंटरनेट और सैडनेस वगैरह। नंबर 4 पॉइंट आता है लिसनिंग इंडिकेटर्स ऑफ ईच सब कंस्ट्रक्ट। इसमें क्या है कि हर सब कंस्ट्रक्ट के लिए जो साइन या इंडिकेटर्स लिखो, यानी वो चीज़ें जो बताएं कि ये क्वालिटी इसमें मौजूद है, ठीक है, यानी चीज़ों के बारे में उनकी क्वालिटीज़ के बारे में उसमें बताएं। मसलन सैडनेस की जो है वो हमारे पास इंडिकेटर क्या होगा, क्राइंग फ्रीक्वेंटली, तो ये हमारे पास इंडिकेटर्स है, ये फीलिंग होपलेस होगा, ठीक है। नंबर 5 हमारे पास आता है राइटिंग टेस्ट आइटम फॉर ईच इंडिकेटर्स। आखिर में जो है हर इंडिकेटर्स के लिए टेस्ट क्वेश्चंस या आइटम्स बनाओ। जैसे हमारे पास आई फील सैड मोस्ट ऑफ द टाइम, ये सैडनेस को जो है वो मेजर करेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कंस्ट्रक्ट या ऐसे राइटिंग ये हमारे पास आते हैं। पहले हमारे पास सब कंस्ट्रक्ट होगा, फिर मीनिंग या स्कोप होगी या इंडिकेटर्स हो गया। अब पहले क्या है कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को देखा जाए, पहले तो हम देखते हैं ना कि कंस्ट्रक्ट ऐसे राइटिंग क्या है। अब ये क्या कि ऐसे राइटिंग की एक ऐसी स्किल है जिसमें आप जब किसी मौजू पर अपने ख्यालात या दलाइल और मिसालों के ज़रिए जो लिखते हैं, इसकी 3 बड़े जो हैं वो सब कंस्ट्रक्ट होते हैं। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है, फिर सपोर्टिंग पैराग्राफ होता है और फिर समरी पैराग्राफ होते हैं। अब इंट्रोडक्शन पैराग्राफ देखेंगे हम लोग, जिसमें हमारे पास सबसे पहले मीनिंग और स्कोप आता है। मीनिंग स्कोप में क्या बताया जा रहा है कि ये पैराग्राफ आपके ऐसे का आगाज़ होता है, ये मेन आइडिया को जो इंट्रोड्यूस करता है, रीडर्स की दिलचस्पी पैदा करता है और उसको बनाता है कि आपका टॉपिक जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है कि एक सिंगल सेंटेंस लिखा जाता है, जैसे हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। ये बताता है कि आपका जो है वो ऐसे किस चीज़ पर है। नंबर 2 पॉइंट के अपने टॉपिक के बारे में जो है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दें ताकि रीडर्स को समझ आ जाए। नंबर 3 होता है हम अहम अल्फाज या टर्म्स की डेफिनेशन लिखें ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब एग्जांपल दें तो अगर मैं दूं कि इफ़ एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस देन इम्प्रूविंग अवर स्कूल्स इज़ द फर्स्ट स्टेप। अब ये बस क्या है, थीसिस स्टेटमेंट है जो हमारे पास मेन आइडिया बता रही है। नंबर 2 हमारे पास आता है स्पोर्टिंग पैराग्राफ। स्पोर्टिंग पैराग्राफ को देखें तो इसमें क्या कह रहे हैं कि मीनिंग या स्कोप क्या है कि ये ऐसे का जो है मेन बॉडी होता है जहां आप अपनी बात को जो है डिटेल में समझाते हैं। इंडिकेटर्स हमारे पास क्या है, इंडिकेटर्स को देखिए, फर्स्ट पॉइंट है ऐसे कि मेन आइडिया से मुतल्लिक जो है वो पॉइंट्स लिखिए। नंबर 2 है हर पॉइंट के लिए अलग पैराग्राफ बनाए। नंबर 3 आता है हर पैराग्राफ में डिटेल फैक्टर्स और एग्जाम्पल से जो है अपनी बात को डेवलप करें। एग्जाम्पल क्या आते हैं कि एक पैराग्राफ में जो है आप एजुकेशन के फ़ायदे बयान करें, दूसरे में उसके चैलेंजेस बयान करें और तीसरे में जो है वो उसका सोल्यूशन दें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है समरी पैराग्राफ। समरी पैराग्राफ को देखें जिसके मीनिंग स्कोप क्या है कि ये ऐसे का आखिरी पैराग्राफ होता है जब आप अपनी सारी जो है वो आइडियाज़ एक्सप्लेन कर चुके हों तो आखिर में जो है वो कंक्लूजन लिखती हैं।
इंडिकेटर्स क्या हैं कि ऐसे कि जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट दोबारा रीस्टार्ट करें, रीसेट करें, ठीक है? मुख्तसर तौर पर जो उसको बयान करें। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट में क्या कह रही है कि मेन आइडियाज़ को दोबारा ज़ाहिर करें ताकि रीडर्स को याद रहे कि ऐसे किस बारे में था। नंबर 3 है अपने पर्सनल ओपिनियंस या सजेशन दें, जैसे कि कोई हमारे पास फ्यूचर एडवाइस हो या एक्शन प्लान वगैरह हो। आगे फिर हमारे पास मेथड आता है। देयर आर टू मेथड्स टू कंफर्म कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। नंबर 1 पॉइंट आता है एक्सपर्ट जजमेंट, नंबर 2 आता है फैक्टर एनालिसिस। एक्सपर्ट जजमेंट में देखे जाए तो देयर आर एक्सपर्ट इन द फील्ड फॉर अबव एग्जाम्पल पीपल हु आर एक्सपर्ट इन द essay राइटिंग विल बी कंसिडर्ड टू assess the construct validity of table and the table will be revised under their guidance। अब नंबर फर्स्ट पॉइंट में देखा जाए तो मेथड क्या है कि किसी चीज़ से किसी टेस्ट की कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी देखना है, यानी ये देखना है कि टेस्ट वाकई वही चीज़ है मुहैया कर रहा है जिसका वो दावा करता है। उसको कंफर्म करने के दो तरीके होते हैं। पहले हमारे पास एक्सपर्ट जजमेंट है, फिर हमारे पास फैक्टर एनालिसिस है। अब एक्सपर्ट जजमेंट देखिए, इस मेथड में जो है हम फील्ड के एक्सपर्ट से राय लेते हैं। मसलन अगर हमारे जो है वो टेस्ट ऐसे राइटिंग पर है तो हम जो है उन लोगों को बुलाएंगे जो ऐसे राइटिंग के माहिर हों, जैसे हमारे पास इंग्लिश टीचर या लैंग्वेज एक्सपर्ट। वो देखेंगे कि टेस्ट में जो आइटम्स या क्वेश्चंस है वो वाकई ऐसे राइटिंग को मेजर कर रहे हैं या नहीं। अगर उन्हें लगेगा कि किसी चीज़ में जो है कमी है, ये कुछ गलत है, तो वो जो है गाइडेंस देंगे और टेस्ट को उनकी राय के मुताबिक जो है रिवाइज किया जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल क्या मैं दूँ आपको कि अगर जो है वो एक्सपर्ट कहे कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ वाले इंडिकेटर्स मुकम्मल नहीं है, तो हम उनकी हदायत से जो है वो टेबल में उसको तब्दील करेंगे। उसके बाद हमारे पास फैक्टर एनालिसिस होता है। फैक्टर एनालिसिस कह रहे हैं कि इस मेथड में हम जो रिस्पॉन्सेज यानी जवाबात वो देकर जो है वो क्वेश्चंस को ग्रुप करते हैं, यानी टेस्ट देने वाले जो लोगों ने मुख्तलिफ आइटम्स पर जो रिस्पॉन्स दिए हैं हम उन रिस्पॉन्सेज का जो है वो स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं ताकि पता चले कि कौन से क्वेश्चंस एक ही कंस्ट्रक्ट को बैयर कर रहे हैं और कौन से अलग चीज़ को। अगर कुछ क्वेश्चंस दूसरे कॉन्सेप्ट को बैयर कर रहे हों, मसलन एंग्जाइटी की बजाय डिप्रेशन को, तो हम उन्हें जो है वो अलग कर देते हैं। आगे फिर हमारे पास टॉपिक नंबर 41 आता है एविडेंसेस ऑफ वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी। अब वैलिडिटी में इसमें देखें तो पहले हमारे पास मीनिंग आता है। मीनिंग में क्या कह रहे हैं कि ये वैलिडिटी इस बात को जाहिर करती है कि एक टेस्ट कितना जो है वो एक्यूरेट है, यानी हम देखते हैं कि हमारा टेस्ट किसी ऐसे दूसरे टेस्ट को मैयर या प्रोसीजर से जो है वो कंपेयर करने पर भी सही नतीजा देता है या नहीं, जो पहले से जो है वैलिड माना गया हो। एग्जाम्पल सिंपल सी दूंगी कि अगर हम जो है वो नया इंग्लिश राइटिंग टेस्ट बनाते हैं तो हम उसके रिजल्ट को पहले से जो है मौजूद किसी अप्रूव्ड राइटिंग टेस्ट के रिजल्ट से जो है वो कंपेयर करेंगे। अगर दोनों के नतीजे मिलते जुलते होंगे तो हमारा टेस्ट भी वैलिड समझा जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास टाइप्स आती हैं, टाइप्स को देखा जाए टाइप्स में नंबर 1 पे हमारे पास आता है कोकरेंट वैलिडिटी। दिस अप्रोच अलाउज वन टू शो द टेस्ट इज वैलिड बाय कंपेयरिंग इट विद एन ऑलरेडी वैलिड टेस्ट। इसमें देखें तो इस तरीके में हम अपने टेस्ट को किसी जो है वो ऑलरेडी वैलिड टेस्ट से उसी वक्त जो है कंपेयर करते हैं, यानी दोनों टेस्ट एक ही वक्त पर लिए जाते हैं। अगर दोनों के नतीजे में जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो तो हम कहते हैं कि टेस्ट की जो कोकरेंट वैलिडिटी है वो अच्छी है। एग्जाम्पल छोटी सी दूंगी कि अगर आपका जो है वो ऐसे राइटिंग टेस्ट एक मारूफ कैम्ब्रिज राइटिंग एक ही दिन लिए जाएं और दोनों में जो है वो स्टूडेंट्स के मार्क्स मिलते जुलते हों तो को करंट वैलिडिटी उसकी स्ट्रांग होगी। उसके बाद नंबर 2 हमारे पास आता है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। अब इसमें जो है हम टेस्ट के रिजल्ट को फ्यूचर परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, यानी हम आज टेस्ट लेते हैं और फिर कुछ वक्त बाद जो है वो देखते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा थे क्या उन्होंने बाकी फ्यूचर में बेहतर परफॉर्म किया है या नहीं। एग्जाम्पल क्या है कि अगर एडमिशन टेस्ट में ज़्यादा नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स ने बाद में भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म किया तो टेस्ट को जो है वो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास फिर प्रोसीजर आता है। प्रोसीजर में क्या कह रहे हैं कि अगर जो है हम फ्यूचर परफॉर्मेंस से जो है कंपेयर करें इसको तो ये प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होगी। अगर हम उसी वक्त किसी दूसरे वैलिड टेस्ट से उसको कंपेयर करें तो ये को करंट वैलिडिटी होगी, यानी टेस्ट रिजल्ट को किसी दूसरे परफॉर्मेंस मेजर के साथ जो है वो कंपेयर किया जाता है, या तो बाद में यानी प्रेडिकेशन के लिए या उसी वक्त यानी मौजूदा स्टेटस जो है वो चेक करने के लिए। तो ये हमारे पास एक प्रोसीजर होता है। इसमें फिर मेथड को देखें तो मेथड में क्या कह रहे हैं, दोनों टेस्ट से या मेजर के स्कोर्स को जो है वो स्टैटिकली कोरिलेट किया जाता है, यानी हम जो है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं जो बताता है कि दोनों सेट्स के दरमियान जो है वो कितना ताल्लुक है।
आगे फिर हम लोग देखें तो नेक्स्ट में बस आता है टॉपिक नंबर 42, एविडेंस ऑफ वैलिडिटी कॉन्सिक्वेंसेस वैलिडिटी। एविडेंस में देखें तो इसका मीनिंग हमें क्या कह रहे हैं कि ये वैलिडिटी ये देखती है कि असेसमेंट के या रिजल्ट का इस्तेमाल क्या वाकई वही जो है वो इंटेंडेड पर्पस हासिल करता है जिनके लिए टेस्ट बनाया गया था, और कहीं वो कोई जो है वो गैर मुतवक्का या अनइंटेंडेड इफेक्ट तो पैदा नहीं कर रहा। एग्जाम्पल छोटी सी दूंगी कि अगर टेस्ट का मकसद जो है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग बढ़ाना है, तो देखना होगा कि वाकई उस टेस्ट से जो है लर्निंग में इजाफा हो रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि टेस्ट की वजह से जो स्टूडेंट स्ट्रेस या स्कूल छोड़ने की तरफ जा रहे हों। उसके बाद फिर हमारे पास प्रोसीजर आता है। प्रोसीजर इसका देखा जाए तो इसमें क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले असेसमेंट रिजल्ट के असरात जो हैं वो इवेलुएट करेंगे, यानी देखेंगे कि इन रिजल्ट के इस्तेमाल से जो टीचर और स्टूडेंट पे क्या असर पड़ा है। नंबर 2 में देखेंगे कि दोनों किस्म के असरात पर हम गौर करेंगे। इन टेंडेड पॉजिटिव इफेक्ट पे देखेंगे, जैसे लर्निंग में इजाफा हुआ है या मोटिवेशन हुआ है या बेहतर टीचिंग हुई है। अनइंटेंडेड नेगेटिव इफेक्ट भी देखेंगे, जैसे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट खत्म होना या ड्रॉप आउट करना। एग्जाम्पल एक छोटी सी दूंगी, अगर एग्जाम्स सिस्टम ने बच्चों को ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट दिया है, लेकिन अगर उसी एग्जाम की वजह से कुछ स्टूडेंट ने स्ट्रेस लेकर पढ़ाई छोड़ी है, तो ये हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट होगा। यानी पॉजिटिव क्या होगा जब वो बच्चा मेहनत करेगा, और नेगेटिव होगा जब वो बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा। नेक्स्ट हमारे पास कंसिडरेशन आती है। कंसिडरेशन में देखें कि क्या असेसमेंट ने स्टूडेंट्स की रीडिंग या स्टडी का फोकस जो है वो कंस्ट्रेन कर दिया है, यानी क्या वो सिर्फ टेस्ट के लिए जो है पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट समझने के लिए नहीं। नंबर 2 है, क्या जो है असेसमेंट क्रिएटिविटी को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, यानी क्या टेस्ट बच्चों को जो है वो एक्सप्लोर करने, सोचने और नए आइडियाज़ देने की जो है वो तरगीब देता है, या सिर्फ जो है वो रूट लर्निंग पर मजबूर करता है। आगे हमारे पास है फैक्टर्स इन टेस्ट और असेसमेंट इटसेल्फ। इसमें क्या है कि ये वो गलतियाँ या कमजोरियाँ हैं जो टेस्ट डिज़ाइन में होती हैं और जिनकी वजह से जो टेस्ट के रिजल्ट गलत हो सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास होता है अनक्लियर डायरेक्शन से। अगर टेस्ट के सवालात या इंस्ट्रक्शन साफ नहीं है तो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि क्या करना है। नतीजतन उनके मार्क्स जो है कम आ जाते हैं, चाहे उन्हें टॉपिक आता भी हो तब भी उनके मार्क्स कम होते हैं। नंबर 2 हमारे पास होता है रीडिंग वोकैबुलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर टू डिफिकल्ट। इसमें है कि अगर जो है वो टेस्ट के अल्फाज ही जुमले बहुत मुश्किल हो तो स्टूडेंट्स का ज़हन लैंग्वेज पर लग जाता है, ना कि कॉन्सेप्ट पर। यानी टेस्ट लैंग्वेज स्किल्स जो है मेजर करने लगते हैं और सब्जेक्ट नॉलेज वो नहीं हासिल कर पाता है। फिर हमारे पास एम्बिग्यूटी आती है। जब सवालात जो हैं वो दो मतलब रखते हों या गैर वाज़िह हों तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इनएडिक्वेट टाइम लिमिट क्या है कि अगर टेस्ट का वक्त बहुत कम हो तो जो है टेस्ट स्पीड मेजर करने लगता है, ना कि नॉलेज। इसे जो है हम लोग कंस्ट्रक्ट इररेलेवेंट वेरिएंस कहा जाता है। नंबर 5 आता है ओवर एम्फेसिस ऑफ ऐसे टू असेस एस्पेक्ट्स ऑफ डोमेन एट द एक्सपेंसेस ऑफ इम्पॉर्टेंट बट हार्ड टू असेस एस्पेक्ट। अगर टेस्ट सिर्फ आसान टॉपिक पर ज़्यादा जो है क्वेश्चन दे और मुश्किल मगर अहम टॉपिक को जो है इग्नोर कर दे तो अनबैलेंस टेस्ट हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है कि टेस्ट ग्रामर में सिर्फ जो है आर्टिकल पर 10 सवाल और टेंसेस पर कोई नहीं, तो ये हमारे पास जो है ओवर एम्फेसिस में जो है वो ऐसे एस्पेक्ट ईजी एस्पेक्ट करेगा। उसके बाद है कि नंबर 6 है टेस्ट आइटम्स इन अप्रोप्रिएट फॉर आउटकम्स। अगर सवालात जो हैं वो लर्निंग आउटकम से मैच नहीं करते तो टेस्ट मकसद के खिलाफ हो जाता है। उसके बाद नंबर 7 है पुअरली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट आइटम। अगर जो है वो क्वेश्चन टेक्निकल लिहाज से गलत हो, मसलन जो है वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट हो या कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो, स्पेलिंग एरर हो, तो टेस्ट की वैलिडिटी मुतासिर होती है। नंबर 8 आता है टेस्ट टू शॉर्ट हो। अगर टेस्ट में आइटम जो है बहुत कम हो तो वो पूरे टॉपिक या कंस्ट्रक्ट को जो है वो कवर नहीं कर सकता। उसके बाद नंबर 9 है इम्प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स। अगर जो है वो क्वेश्चंस को लॉजिकल ऑर्डर्स में ना रखा जाए तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। नंबर 10 आता है आइडेंटिफाइबल पैटर्न ऑफ आंसर। अगर ऑप्शन में कोई जो है पैटर्न बन जाए, मसलन हमारे पास आंसर ए बी सी डी तरतीब से आ रहे हों, तो स्टूडेंट गेसिंग से सही जवाब दे सकता है। एग्जाम्पल क्या है कि एमसीक्यूज में जो है हर तीसरा सी आंसर हो तो स्टूडेंट जो है पैटर्न उसमें पहचान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ENG 520 का लेसन नंबर 12। आई होप सो आप लोगों को इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।